नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और रोशनी का त्योहार दिवाली आप सभी ने अपने परिवार के साथ पूरी खुशी के साथ मनाया होगा। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से और बदलते मौसम की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। इस वजह से मैं पिछले 4-5 दिन से कोई व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज फाइनली मैं धनतेरस के दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये धनतेरस से एक दिन पहले का क्लिप है, जब मेरी बेटी के स्कूल में एक ड्रामा था, उसी के लिए वो तैयार होकर जा रही है, इसीलिए उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी और आज उसने अपनी हाई हील्स पहनी है, जिनमें वो पूरा दिन बहुत परेशान हो गई थी। जब दोपहर में वापस आई ना, तो कह रही थी कि पैरों में बहुत दर्द है, क्योंकि उसने कभी भी इतनी हाई हील्स काफ़ी टाइम के लिए नहीं पहनी। थोड़ी बहुत देर के लिए फंक्शन वगैरह में पहन लेती है, और ये हील्स उसने अपने मामा की शादी में ली थी और वो आकर इतनी थक गई थी कि स्कूल से आते ही सो गई थी। उसके बीच में मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किए थे, क्योंकि हर बार फिर क्लीनिंग और कपड़े शायद अच्छा नहीं लगता। अब ये क्लिप है शाम को करीब 6:30 पौने 7 बजे की, जब मैं डिनर बना रही थी और आज मुझे आलू बैंगन की सब्जी बनानी थी, जिसके लिए मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था। सिंपल टमाटर प्याज से ही मैंने ये सब्जी छोंकी है, जैसे कि सारी सब्जियां हम छोंकते हैं, इसलिए मैंने कोई खास रेसिपी इसकी शूट नहीं की। और इसको छोंकने में ना, ये जो खड़ा धनिया होता है, इसका स्वाद गजब का आता है। मैं हमेशा इसको खड़े धनिए से ही छोंकती हूँ। मतलब जब हम जीरे का तड़का लगाते हैं ना, उसकी जगह ये खड़ा धनिया आप इसमें डालिए, जिसको मैंने हल्का सा दरदरा कूट के रखा हुआ है। आप लोग जब भी अगली बार बैंगन की सब्जी बनाएं तो उसमें खड़े धनिए का तड़का लगाकर देखिए, अलग ही स्वाद आता है। साथ ही आटा मैंने गूंथ के रख दिया है, और जब तक मैं आटा गूंथ रही हूँ तब तक सब्जी लगभग बन भी चुकी है। उसमें बस 2 से 3 सीटियाँ ही मुझे लगवानी हैं। और बैंगन की सब्जी मैं बिल्कुल सूखी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी लटपटी सी सब्जी मैं बना रही हूँ। उसी को खाने का मेरा बहुत मन हो रहा था। तो यहाँ पे सब्जी भी हमारी लगभग बन चुकी है, आटा मैंने बना के रख दिया है। कुछ सब्जियां आपको दिखाई दे रही होंगी, वो मैंने धो के रखी हैं। अभी दूध भी गर्म हो चुका है। तो ये सारे ही काम मैं निपटाती जा रही हूँ। और दिन में ढेर सारे कपड़े धोए थे ना, तो इसलिए थोड़ी थकावट भी इस टाइम पे हावी हो रही है। साथ ही ये नेल पेंट मुझे हटानी है। अब ये मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही है, क्योंकि ये आधी अधूरी रह गई है। और ये सब्जियाँ, जैसे कि मैंने बताया कि धो के रखी हैं, ये जाएंगी फ्रिज में। और फिलहाल सब्जी भी हमारी डन है। वानी ने जस्ट अभी अपना होमवर्क ख़त्म किया है और उसके बाद वो बैठ गई है अपने बिस्किट खाने के लिए। उसको मीठे का बड़ा ही मन करता रहता है। तो फिलहाल मुझे अपनी ये नेल पेंट रिमूव करनी थी। इसी बहाने में थोड़ी देर बैठ भी गई, क्योंकि जब ज़्यादा देर तक खड़े खड़े हम काम करते हैं ना, तो पैर सूज भी जाते हैं और पैरों में दर्द भी रहने लगता है। भाई इस एज में आके तो देखो होता ही है। 40 के पार आप लोगों को काम के साथ साथ अपने आराम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो नेल पेंट रिमूव हो गई, साथ ही मेहंदी, जो कि अब नाम मात्र की ही बची है, ये भी बस अब जल्दी ही दिवाली के बाद तक चली ही जाएगी। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ वानी का कुछ क्राफ्ट, जो वो आज से ही बनाना शुरू कर रही थी। मतलब धनतेरस के एक दिन पहले का व्लॉग है ये, 17 तारीख का। और उस दिन से लेकर बड़ी दिवाली तक वो लगातार इसको बनाती रही। और मैं पूछ भी रही थी कि बना क्या रही हो, तो उसने बताया कि मैं स्टार्स बनाने वाली हूँ। इसीलिए उसने मेरे से स्पेशल ये ट्रांसपेरेंट जार भी मांगा था। अब इसका प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की और कुछ कुछ समझने की भी कोशिश की, लेकिन सच कहूँ मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन हाँ, उसने बनाए बड़े सुंदर थे ये। पहले उनको सिंपली बना रही है, जिससे कि उसका एक फ्लैट सा शेप आ जाता है। उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा उंगलियों से दबा दबा कर उसने इस तरह का शेप दिया कि वो बिल्कुल स्टार शेप उसकी आ गई है। अब प्रोसेस क्या है, और मैं उससे पूछ भी रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना, तो वो अच्छे से बता पा रही है, ना ही मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। और इस तरह उंगलियों से दबा दबा के उसने इसको शेप दी है। और इस चक्कर में ना उसके नाखून भी दुखने लग गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं, लगातार बनाती रही। देखिए कितनी सुंदर शेप उसने बनाई है। और बिल्कुल छोटे छोटे से स्टार बना बना के उसने ये ट्रांसपेरेंट जार पूरा भर दिया है। और अलग अलग कलर के बना रही है। तो कह रही है कि दिवाली तक मुझे ये पूरा जार भरना है। जब वो इस जार को भर लेगी तो मैं फॉर श्योर आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर।
और ये है वानी के बैठने का स्पेशल स्टाइल जो उसके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। वो हमेशा इसी तरह से बैठती है। घर में से कोई भी, मतलब हम में से कोई भी इस तरह से नहीं बैठ पाता है और वो घंटों इसी तरह से बैठ जाती है। तो सब्जी मैं बनाकर बैठी ही थी, आटा मैंने बनाया था, उसके बाद बस जाकर मुझे रोटियां सेकनी थी, जिनको मैंने इसी तरह से रखा है जिस तरह से मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। पहले नीचे कपड़ा लगाया है रोटी वाला, उसके बाद पेपर, और उसके अंदर मैंने रोटियां रखी हैं। तो बाकी सबके लिए रोटियां मैंने सेक के रख दी और मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई है। मेरा इतना मन कर रहा था ना रोटी और आलू बैंगन की सब्जी खाने का कि मतलब दोपहर से मैं सोच रही थी कि कब मैं आलू बैंगन बनाऊं और कब मैं खाऊं। और रोटियां मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई हैं अपने लिए, साथ ही आलू बैंगन की सब्जी में डाला है 1 चम्मच देसी घी। तो पतली पतली रोटियां ना मुझसे खाई नहीं जाती सच में, मतलब बड़ा ही आलस आता है मुझे पतली रोटियां खाने में। थोड़ी सी मोटी रोटी जैसे कि मेरी मम्मी और सासू माँ बनाती थी ना, उस तरह की मुझे पसंद आती हैं। अच्छा, आटे वाले हाथ हो रखे हैं अभी, तो पहले मैं ये हाथ धोऊंगी, उसके बाद ही रोटी खाऊंगी, क्योंकि आटे के हाथ जब आपके हैं ना, जिस वक्त आपने रोटियां बनाई हैं, उन हाथों से कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा पहले उन हाथों को धोइए, उसके बाद ही आप खाना खाइए। तो यहाँ पर अपना खाना मैं ले आई हूँ। वानी को अभी भूख नहीं है, मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, बेटा भी अभी नहीं है घर पे। तो भाई मुझे सबसे पहले भूख लगी थी और मुझे खाना है। और सच बताऊं, मैं आलू बैंगन की सब्जी और रोटी के लिए ना ऐसे तरस रही थी कि जैसे पता नहीं मैंने सालों से नहीं खाए। दाल चावल खाते खाते ना शायद मैं बोर हो गई थी इसी वजह से। और मैंने पेट भर के रोटी पहले बैठ के खाई है, उसके बाद ही मैंने बाकी कुछ काम किया था। तो यहाँ पर मैंने सारी रसोई समेट दी थी, दही जमा दी थी, सब कुछ लगभग फिनिश होने वाला था रसोई का काम। लेकिन मेरे हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने बोला कि चाय पीने का मन है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। और काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था ना मेरा, करीब 9 बजे तक, तो मैंने ये वाला काम फैला लिया था। ये जो आप देख रहे हो बास्केट वगैरह, ये मैंने धो के रखी। साथ ही एक स्टैंड है जिस पर मैं अपने चमचे वगैरह टांगती हूँ ना, वो रह गया था। बर्तनों का स्टैंड तो मैंने कर दिया था साफ, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन ये रह गया था तो इसको धोया। साथ ही इसके जो चमचे वगैरह थे उनको भी दोबारा से धो के रखा। और सिंक बिल्कुल खाली हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से सिंक में बर्तन हो गए हैं इकट्ठा। तो आज मैंने क्या सोचा कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना रसोई का, एक्चुअली फ़िल्टर का पानी गिरने से ये पेपर सारा ख़राब हो गया था, जबकि ये वाली सफाई मैंने करवा चौथ से 2 दिन पहले ही की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो कभी कभी होता है ना कि कोई काम आपने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर से वो काम फैल गया तो करना तो पड़ेगा। और वही मेरे साथ हुआ कि ये क्लीनिंग मैं कर चुकी थी, लेकिन आज फिर मुझे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चाय हमारी धीरे धीरे पकती जा रही है। तब तक मैं आपको ये बास्केट दिखा देती हूँ अपनी, जो कि काफ़ी पुरानी है। ये वाली जो बास्केट अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, सिंपल ग्लास टाइप में जो है, ये 3 साल पुरानी है। मैंने अपने मायके से ली थी और सिर्फ 10-10 रुपये की ये मिली थी। काफ़ी स्टर्डी हैं और अभी अगले 10 साल भी ये कहीं नहीं जाने वाली। और ये जो रेक्टेंगल शेप की बास्केट है, ये करीब 14 से 15 साल पुरानी है। 3 बास्केट का सेट था जो मैंने 200 रुपये में लिया था। तो अभी हमारी चाय बन गई थी, तो अपने हस्बैंड को भी चाय दी, मैंने भी चाय पी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा इस फिल्टर वाले एरिया में। तो फिल्टर यहाँ से हटाया, इसको अच्छे से मैंने क्लीन किया। और आज सुबह ही मेरे हस्बैंड वापस आए थे, यानी कि 17 तारीख को, जिस दिन का ये व्लॉग है, धनतेरस से 1 दिन पहले का। और मेरे हस्बैंड गए थे अहोई अष्टमी वाले दिन, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तो उनके जाने के ना 1 दिन बाद ही फिल्टर में प्रॉब्लम आ गई थी, तभी से ये लीकेज इसमें शुरू हो गई थी। तो मैं तो उसको नहीं सही कर सकती थी, सही तो उन्हें ही करना था। तो जब वो वापस आए हैं ना, आज सुबह ही वापस आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने आकर इसी को सही किया था। और सुबह से ये काम फैला हुआ था यहाँ पर, मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा कि साफ पड़ा है, लेकिन मुझे पता था कि इसके आसपास कितनी गंदगी हो रखी है, क्योंकि उन्होंने इसको पूरी तरह से खोला था, फिर अंदर से इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह क्लीन किए थे, फिर दोबारा से उसको असेंबल किया। तो मैंने सोचा कि जब इतना कुछ फैल ही गया है तो एक बार दोबारा से इस हिस्से की मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे आपने किसी हिस्से की क्लीनिंग कर दी और दोबारा से वहाँ पर कुछ फैल गया, तो फिर वही प्रोसेस करना पड़ता है कि सारी चीज़ें आप वहाँ से हटाइए। और भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी क्लीनिंग आपको वहाँ करनी ही पड़ती है। यही मेरे साथ हुआ। खैर, डन हो गया। और
मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसे कि मेरा रात का काम जल्दी निपट गया था, उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने ये हिस्सा भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और होता है ना ऐसा कि घर के काम आप कितने भी कर लो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और ना ही आप ये छोटे छोटे काम किसी को गिनवा सकते हो, क्योंकि कहने वाले कह देते हैं ना कि घर में काम ही क्या है। तो खैर वो उनकी मानसिकता है, वो जो भी बोले, वो हमें पता है कि घर में क्या काम है। फिल्टर की ये जो पाइप्स हैं जिनसे पानी बाहर जाता है और फिल्टर के अंदर वापस आता है, इनकी क्लीनिंग भी आप ध्यान से कीजिए। मैंने सिंपल जो बर्तन साफ करने वाला स्पंज है उससे क्लीन इसको किया है, हल्का सा साबुन लगा के, और एक कपड़े से साफ कर दिया। और आप देख सकते हो कितना चमचमा रहा है, क्योंकि किचन की जो धूल मिट्टी होती है ना, धूल मिट्टी नहीं एक्चुअली जो चिपचिपाहट होती है वो इन पर भी जाती है। तो इनको भी मैं महीने 1.5 महीने में क्लीन करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दिवाली की क्लीनिंग में शामिल है, इनको तो मैं लगभग हर महीने ही साफ़ करती रहती हूँ। तो खैर साथ के साथ अब ये भी साफ़ हो गया, फिल्टर हमारा बिल्कुल डन हो गया। अब बारी है सिंक में पड़े इन बर्तनों की, क्योंकि सिंक को वरदान है कि वो कभी भी झूठे बर्तनों से खाली नहीं रहेगा। तो बर्तन वगैरह करके और ऊपर काउंटर टॉप पूरी तरह से क्लीन करके अब मैं ये वाली सफाई करने के लिए लगी हूँ। और ये देखिए कपड़ों की क्या हालत हो गई है सफाई करते करते। तो ये कोई माइक्रोफाइबर नहीं है, कोई भी फैंसी कपड़ा नहीं है, सिंपल एक लोअर टी शर्ट का कपड़ा है जिसको मैंने कट किया है अलग अलग हिस्सों में। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर दूसरे वाला इस्तेमाल कर लेती हूँ और इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। अच्छा, सफाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने गाने चलाए हुए हैं अपने फेवरेट, और आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन कौन से आपके फेवरेट हैं। आप भी क्या इसी तरह से करते हो कि गाने सुन रहे हो और काम कर रहे हो? तो थोड़ा इजी हो जाता है। रात के 10:30 बजे जब आपको किचन क्लीनिंग करनी होती है तो कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही भाई। और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि हमें ही करना है, हम किसी और पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, तो फिर तो भाई खुश रह के करो किसी काम को या रो के करो, करना हमें ही है। तो रोने से अच्छा है कि खुश होके कर लें और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी साथ में होता रहे। और आप लोग बताइएगा कि स्क्रीन पे जो जो भी गाने आप देखते जा रहे हो उनमें से आप लोगों को कौन कौन से पसंद है। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म सिर्फ तुम, और इसका सबसे सबसे मोस्ट फेवरेट मेरा गाना ये, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। आप लोग बताइएगा ये गाना किस किस का फेवरेट है। मेरा ये गाना इतना फेवरेट है कि मैं इसे पूरा दिन सुन सकती हूँ। साथ ही तमन्ना फिल्म का ये गाना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मुझे गाने देखने से ज़्यादा उन्हें सुनना पसंद है, ताकि काम भी होता रहे, साथ ही कानों में गाने की आवाज़ भी आती रहे। और गाने के मामले में, मतलब गाने सुनने के मामले में मेरी कोई पर्टिकुलर पसंद नहीं है। मुझे 60 के दशक के गाने भी अच्छे लगते हैं, आज के 2025 के भी अच्छे लगते हैं, मुझे भजन भी अच्छे लगते हैं, मुझे पॉप भी अच्छा लगता है। मतलब कुल मिला के बस वो गाना मुझे जच जाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो मैं सुन सकती हूँ। अब यहाँ पर ये वाला पेपर दिया है मुझे वानी ने, वो भी मेरे साथ अभी तक जगी हुई है। उसने कहा कि ये वाला पेपर चेंज करो। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जो भी मंदिर में मैं पेपर बिछाती हूँ ना, और अगली बार जब वो पेपर वहाँ से निकलता है उसी को मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। लेकिन वानी ने कहा कि मम्मी जब इतने सारे पेपर आपने ला के रखे हुए हैं तो आप नया पेपर क्यों नहीं बिछाती हो? तो ये उसी ने चूज़ करके मुझे दिया और उसी को मैंने यहाँ पर बिछाया है अच्छे से। उसने कहा था कि पूरा पीछे तक लगाना, वही मैंने किया है। और फिलहाल देखिए, आप देख रहे हो ना ये डब्बे रखे हुए हैं ऊपर, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं किचन की क्लीनिंग करूं और 2-4 डब्बे खाली ना निकले। हमेशा ऐसा होता है कि 2 से 3 डब्बे खाली निकलेंगे, मैं उनको धो के रखूंगी, अगली बार वो फिर से रिफिल होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये वाला हिस्सा मैंने चकाचक कर दिया, और अब मैं प्रार्थना बस यही कर रही हूँ कि अब फ़िल्टर ख़राब ना हो, ताकि दोबारा से मुझे ये पेपर चेंज ना करना पड़े। एटलीस्ट दिवाली तक ये चल जाए। और खैर चल रहा है अभी तक, क्योंकि अब फिल्टर में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो रसोई है ही ऐसी चीज़ कि घर के बाकी हिस्सों के मुकाबले इसमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी जगह से हमारे पूरे परिवार की हेल्थ डिसाइड होती है।
तो फिलहाल मेरी ये वाली क्लीनिंग डन हो चुकी है और अभी रात के करीब करीब 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी मुझे चैन नहीं मिला क्योंकि ये फर्श भी मुझे क्लीन करना है। और इसको इस वाले ब्रश से मैं क्लीन करने वाली हूँ, जो कि लोकल मार्केट से मैंने सिर्फ 20 रुपये में लिया था, लेकिन ये क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है भाई। बहुत ही हार्ड ये ब्रश है, तो जिस जगह पे ना थोड़ी हार्ड सरफेस हो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और इस फर्श पे ना आज मैंने हार्पिक डाल के ट्राई किया। बहुत बार मैंने सोचा था कि हार्पिक डाल के ट्राई करूँ इसकी सफाई के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने नहीं किया। मैं ऐसे ही इसकी सफाई करती थी, बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन आज मैंने ये हार्पिक डाल के ट्राई किया है। और ये हार्पिक मैं टॉयलेट में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग हार्पिक रखती हूँ। अभी मेरे पास 3 बॉटल हैं, 2 मेरे घर में टॉयलेट्स हैं, 2 उनके लिए और एक सेपरेट रहता है, ताकि मुझे इस तरह की कोई क्लीनिंग करनी पड़े तो वहाँ पर काम आ जाए। तो हार्पिक को अच्छे से मैंने डाला, 10-15 मिनट के लिए छोड़ा, फिर हल्का हल्का पानी डाल के इस ब्रश से मैंने खूब अच्छे से रगड़ा और आप देख रहे हो कितनी गंदगी निकली है। तो मैं सोच भी रही थी कि मैंने इससे पहले कभी यहाँ पे हार्पिक डाल के क्यों ट्राई नहीं किया। हालांकि अभी भी ये 100% क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब 90% क्लीन हो चुका है। अब उसके बाद जब मैंने यहाँ से पूरी गंदगी हटाई, एक बार पहले गीले पोछे से साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने इसको हल्के सूखे पोछे से साफ़ किया, मतलब हल्का गीला है हल्का सूखा है, और फाइनली एक बिल्कुल सूखे कपड़े से मैंने यहाँ पे अच्छे से रगड़ के इस फर्श को साफ़ किया। उसके बाद ये इतना क्लीन हो पाया है। जैसे मैंने बताया कि 100% नहीं, लेकिन हाँ 90% ये क्लीन हो गया है। रसोई का ये दूसरा हिस्सा जहाँ पर मैंने आटा बैग बिछाए थे, ये एज इट इज़ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बस फर्श की क्लीनिंग पेंडिंग थी, वो मैंने कर दी, और जहाँ पर फिल्टर का पानी गिर रहा था वो हिस्सा क्लीन कर दिया। ये सब काम निपटाते निपटाते करीब 12 बज चुके थे। उसके बाद मैंने सीधे मुंह हाथ धोए और मैं चली गई थी सोने के लिए। अब ये क्लिप है धनतेरस वाले दिन सुबह की बेसिक सी क्लीनिंग मैंने कर ली है। झाड़ू पोछा और एंट्रेंस पर जो मैं धुलाई करती हूँ वो मैं कर चुकी थी। तो मुझे ये हैंगिंग्स दिखी जो थोड़ी गंदी थी, जिन पर धूल थी, तो इनको मैंने धोया है अभी सुबह। और अभी शूट करते वक्त मैं अपनी स्किन देख रही थी, जो कि सुबह उठने के बाद बहुत ही फ्रेश लगती है। जब आप थकावट के बावजूद भी, मतलब पूरी तरह से थक चुके हो, लेकिन आपने 6 से 7 घंटे की नींद ले ली है ना, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ही ग्लो करने लगती है। अब बालों की सफ़ेदी का क्या है भाई, वो तो देखो उम्र का तकाजा है, वो उम्र के साथ सफ़ेद होंगे ही। लेकिन अगर आपकी स्किन 43 ईयर्स में भी इस तरह की है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ अपनी स्किन, तो यकीन मानिए कि आपको किसी मेकअप शेकअप की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी स्किन सिर्फ यूं ही नहीं मिल जाती, थोड़ी सी केयर तो देखो आपको करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले है केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहना, नेचुरली अपनी स्किन का ध्यान रखना, 6 से 7 घंटे की नींद लेना और करीब 9 से 10 ग्लास पूरे दिन में पानी पीना, जो कि मैं करती हूँ। अब यहाँ पर हैं हमारे ढेर सारे कपड़े, जो कि मैंने एक दिन पहले धोए थे। मैंने बताया था ना कि मैंने शूट नहीं किया था। इससे दुगने कपड़े ऊपर तार पर भी हैं, जिनको लाके अभी मुझे फोल्ड करना है। तो यही सब काम मैं सोच रही थी अपने दिमाग में, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं नहाने चली जाऊँगी। लेकिन नहाने जाने से पहले मुझे एक और काम पेंडिंग दिखा। जो हमारा मेन गेट है ना, उसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, और जहाँ तक मेरा हाथ उस पर जाता है वहाँ तक तो वो डेली क्लीन हो जाता है। लेकिन जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, उसको मैं 2 महीने में क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुझे अपने पड़ोस से लेके आनी पड़ती है। तो फिर मुझे लगा कि पहले मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। तो इस मेन गेट को मैंने छोटी दिवाली वाले दिन हालांकि धोया था अच्छे से खूब, लेकिन धोने से पहले मैं इसकी धूल मिट्टी खूब अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करना चाहती थी। इसीलिए ये वाला प्रोसेस मुझे यहाँ पे करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पानी से इसको धोती तो फिर ऊपर की धूल मिट्टी वहीं पर चिपकी रह जाती। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीच में कुछ शूट नहीं कर पाई। सीधे 3 बजे एक क्लिप मैंने एक शूट की थी। अभी फ़िलहाल मतलब थोड़ा बहुत घर फैला हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे जस्ट पड़ोस में ही एक डेथ हो गई थी। हालांकि काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो, लेकिन त्यौहार के दिन किसी का चले जाना इस तरह से,
तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो भी एक ज़िम्मेदारी है हमारी, वहाँ भी जाना था जहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया। अब ये क्लिप है सीधी शाम की, जब मैंने मंदिर की क्लीनिंग की थी खूब अच्छे से, जो मैं धनतेरस के दिन करती ही हूँ। हालांकि आज थोड़ा लेट हो गया था करने में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक ट्रेजेडी हुई पड़ोस में, तो वहाँ पर भी हमें टाइम देना था। साथ ही हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही एक फैमिली है जिनके यहाँ एक बेबी, जो कि करीब 8 साल बाद, शादी के 8 साल बाद हुआ था, वो बहुत सीरियस कंडीशन में था। वेंटिलेटर पे डॉक्टर ने उसको डाला हुआ था और वहाँ पर भी मैं गई, थोड़ा टाइम लगा। इसीलिए ये सब सफाई वगैरह करने में, मंदिर क्लीन करने में और पूजा की तैयारी करने में काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये त्यौहार तो हर साल आते ही रहेंगे, लेकिन ईश्वर ना करे कि किसी के घर में भी कोई दुख हो, और अगर हो तो आप लोगों को वहाँ पर उस दुख को बांटने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आपके जाने से किसी का दुख कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसको इतना सहारा ज़रूर मिलता है कि हाँ, मेरे साथ मेरे दुख में कोई तो है। तो वहाँ से आने के बाद ही मैंने अच्छे से मंदिर की क्लीनिंग वगैरह की थी। उसके बाद हमने धनतेरस की पूजा की, जिसमें कि बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है। 13 दिए हमने जलाए हैं। सबके परिवार में अलग अलग तरीके से होता है, मैं सिर्फ अपना शेयर कर रही हूँ। साथ ही एक छोटी सी गुल्लक मैंने ली है, जो कि हमने करीब 2007 से मुझे याद है हमने डालनी शुरू की थी, लेकिन बीच में करीब 4-5 साल 2018 के बाद ये जो रिचुअल था हमारा छूट गया था, जिसको मैंने इस साल दोबारा से शुरू किया है। तो जो भी आपके पास थोड़ी बहुत बचत हो, आप हर महीने या 15 दिन में इसमें डालते रहिए। और फिर त्योहारों के टाइम पर जो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है ना हमारा, उसको हम इससे मैनेज कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से करती थी और अब आगे भी इसी तरह से करना मैं शुरू करूँगी। तो कुछ बर्तन मैंने मंगवाए थे, जैसे कि एक कढ़ाई जिसमें खील बताशे रखे हुए हैं पूजा के लिए। कुछ नॉन स्टिक बर्तन हैं जिनको मैं आगे किसी वीडियो में ज़रूर डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मंदिर में आप देख रहे हो ये अहोई अष्टमी का कलश अभी रखा हुआ है, क्योंकि ये दिवाली के दिन तक रखा होता है। मैंने बताया भी था कि दिवाली के दिन ही बच्चे इसमें नहाएंगे, तब ये खाली होगा। और जो अहोई अष्टमी की माला है वो दिवाली के दिन ही मैं गले में थोड़ी देर के लिए पहनती हूँ। तो यहाँ पर धनतेरस की पूजा हमारी हो गई है, और मैंने मंगाया था धनतेरस के दिन नमक, हल्दी और धनिया, और साथ ही झाड़ू आप देख रहे हो। तो बस यही थी मेरी ख़रीदारी। बहुत ज़्यादा ख़रीदारी मैंने इस बार नहीं की। हाँ, थोड़े से बर्तनों की ज़रूरत थी, वो मैंने ऑनलाइन मंगा लिए थे, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि कभी आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल में। तो पूजा हो गई हमारी, उसके बाद मैं दिए रखने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर जो बड़ा दीपक आप देख रहे हो, इसको यम का दीपक बोला जाता है, जिसको अपने घर के मेन दरवाजे पर मैं धनतेरस से लेके भाई दूज तक ज़रूर जलाती हूँ। दीपक लगाने के बाद हम लोग यहीं पर खड़े हुए थे, क्योंकि आज मेरा भाई भी आने वाला है। उसने बोला था कि वो भाई दूज के लिए आने वाला है, तो हम यहीं पर खड़े हुए उसका वेट कर रहे थे, मैं और वानी। और इस टाइम तक पूरी गली में जगमगाहट हो चुकी है। हमारे यहाँ भी लाइट्स पहले ही लग चुकी थी अहोई अष्टमी के दिन। हालांकि अंदर की जो सजावट है वो अभी पेंडिंग है, वो मैं छोटी दिवाली के दिन करूँगी। दिस इज द मोनू मामा, आई थिंक। ये मामा, मोनू मामा। तो मेरे भाई के आने के बाद एक्चुअली मेरा प्लान था कढ़ाई पनीर बनाने का, जो कि उसका फेवरेट है। सारा सामान भी मैंने मंगा के रखा हुआ था, लेकिन मैं इतना थक चुकी थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई खाना बनाने की। तो फिर हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए, और मेरा भाई भी काफ़ी टाइम बाद आया था, और हम लोगों ने भी शायद अप्रैल में बाहर का खाना खाया था। तो 6 महीने में एक बार तो हम बाहर का खाना खा ही सकते हैं। हफ्ते 10 दिन में या हर महीने तो खैर मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगी। ये है ढाबा बॉलीवुड, जिसमें हम लोग पहले भी 2 बार आए हैं, जिसमें से एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पर सारा ही थीम बॉलीवुड के ऊपर बेस है, तो इसीलिए इसका नाम ढाबा बॉलीवुड है। तो चलिए अब यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ।
आप लोग बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग, और कल दिवाली व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।